वीडियो में हम एन क्वीन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एन क्वीन काफी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार। एन क्वींस पजल इज द प्रॉब्लम ऑफ प्लेसिंग एन क्वींस ऑन एन एन क्रॉस एन चेस बोर्ड सच दैट नो टू क्वींस अटैक ईच अदर। ओके, given an integer and return all distinct solutions to the n queens puzzle, you may return the answer in any order. Each solution contains a distinct board configurations of the n queens placement 0 q and dot both indicate a queen and an empty space. तो ये हमारा हो गया आउटपुट जो ऐसे दिखेगा। दो n इक्वल टू 4 के लिए हमारे पास दो सॉल्यूशंस है और कंस्ट्रेंट 1 to 9 है। तो n क्वींस प्रॉब्लम इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2 3 0 1 2 3। तो कंप्यूटर 0,0 से स्टार्ट करेगा तो हम यहाँ पे एक क्वीन प्लेस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब अगली क्वीन तो हम सेम रो में प्लेस नहीं कर सकते हैं, तो अगली रो में प्लेस करने की कोशिश करते हैं। अगली रो में हम प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे, बट नहीं, सेम कॉलम में आ जाएगा। यहाँ पे सेम डायगोनल में आ जाएगा। यहाँ पे हाँ कर सकते हैं। फिर अब इस रो में कोई क्वीन प्लेस नहीं होगी, नेक्स्ट रो पे आ जाते हैं। नेक्स्ट रो में हम क्वीन को प्लेस करेंगे यहाँ पे, सेम कॉलम। यहाँ पे सेम डायगोनल, यहाँ पे सेम कॉलम, यहाँ पे डायगोनल। तो यहाँ भी नहीं कर सकते। अब हमें बैक ट्रैक करनी पड़ेगी। इस क्वीन को अब यहाँ की जगह पे यहाँ पे प्लेस करनी पड़ेगी। यहाँ पे कर लिया। अब इसके हिसाब से यहाँ पे क्वीन प्लेस नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे क्वीन प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे अब इस रो में देख लेते हैं, यहाँ पे क्वीन प्लेस नहीं कर सकते, यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि सेम कॉलम आ गया। अब इसको बैक ट्रैक करके यहाँ पे जाते हैं। अब इसको यहाँ पे गए तो अब ये क्वीन आपस में लड़ रहा है, तो ये इसको यहाँ नहीं प्लेस करते, इसको यहाँ प्लेस कर सकते हैं, नहीं इसको यहाँ भी नहीं प्लेस कर सकते। अब इसको हमने बैक ट्रैक किया तो ये भी अपने लास्ट पोजीशन पे था, तो अब हमें फर्स्ट वाले को चेंज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाले को यहाँ प्लेस किया, तो सेकंड वाले को अब यहाँ प्लेस कर सकते हैं, नहीं यहाँ कर सकते हैं, नहीं यहाँ कर सकते हैं, नहीं यहाँ कर सकते हैं, हाँ। अब इसको यहाँ प्लेस कर दिया तो अगले रो पे यहाँ पे आया और यहाँ पे क्या प्लेस कर, यहाँ कर सकते हैं, नहीं यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अब इस रो में तो कोई और क्वीन हो नहीं सकती। अब इस रो में आ जाते हैं, लास्ट रो में क्वीन यहाँ प्लेस करते हैं, नहीं यहाँ कर सकते हैं, नहीं यहाँ कर सकते हैं, हाँ। तो एक सॉल्यूशन हमें मिल गया। तो अब इस सॉल्यूशन से हमें क्लियरली पता चलता है कि हमें ऑल पॉसिबल पोजीशंस पे चेक करना पड़ेगा। तो ये एक रिकर्सिव प्रॉब्लम कर सकते हैं, नहीं यहाँ कर सकते हैं, हाँ। तो एक सॉल्यूशन हमें मिल गया। तो अब इस सॉल्यूशन से हमें क्लियरली पता चलता है कि हमें ऑल पॉसिबल पोजीशंस पे चेक करना पड़ेगा। तो ये एक रिकर्सिव प्रॉब्लम है और हम बैक ट्रैक भी कर रहे थे, अपने आंसर्स को चेंज कर रहे थे ताकि हम करेक्ट आंसर्स की तक पहुंच सके। तो ये एक बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम भी है। तो अब हमारे पास क्या है, ये एक रिकर्सिव प्रॉब्लम है एंड बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, तो रिकर्सिव प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो 5 पॉइंट स्टेप है। पहला स्टेप कहता है डिफाइन रिकर्सिव फंक्शन। इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, व्हाट एंड हाउ। दूसरा है नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न टाइप। तीसरा बेस केस। फोर्थ इज योर रिकर्सिव कॉल एंड फिफ्थ इज कैलकुलेशन टू फाइंड आंसर। अब डिफाइंड रिकर्सिव फंक्शन व्हाट, फंक्शन क्या काम करता है और फंक्शन कैसे काम करता है, ये दो चीज हमें डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो कई बार इस चीज को क्लियर नहीं होता कि फंक्शन क्या काम करता है और कैसे काम करता है, तो हम एक डिसीजन ट्री बनाते हैं।
लेकिन हमें साफ पता चल रहा है कि क्या काम करना है और कैसे काम करना है। हमने प्रॉब्लम को ऊपर अप्रोच किया है, तो उससे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि क्या काम करना है और कैसे काम करना है। तो देख लेते हैं क्या काम करना है, पहले व्हाट का जवाब देते हैं। तो व्हाट में हमें एक रिकर्सिव फंक्शन लिखना है जो ईच रो पे जाएगा, ईच रो के वो ईच कॉलम पे जाएगा, फिर वो ईच कॉलम पे चेक करेगा कि वहां पे क्वीन प्लेस कर सकते हैं कि नहीं। अगर क्वीन प्लेस कर सकते हैं तो बोर्ड को अपडेट करेंगे, और नेक्स्ट रो के लिए नेक्स्ट नेक्स्ट रो के लिए मूव करेंगे। और अगर क्वीन को प्लेस नहीं कर सकते हम उस तो हम नेक्स्ट कॉलम पे जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा फ्लो चार्ट हो गया। अब हमें सिंपल है कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या होंगे। एक तो हर रो पे हम इटरेट करेंगे, तो एक रो इंडेक्स, और रो इंडेक्स किसका, बोर्ड का। हमें बोर्ड भी चाहिए। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में हमें बोर्ड नहीं दिया हुआ है, तो बोर्ड को हमें मेन फंक्शन में क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर उस बोर्ड को यहाँ पे पास करना पड़ेगा। अब रिटर्न टाइप क्या होगा, तो अगर आप देखें तो ये फंक्शन, ये रिकर्सिव फंक्शन खुद को कॉल करेगा, और हमें बोर्ड को बस अपडेट करना है। नीड टू अपडेट द बोर्ड। तो रिटर्न टाइप वॉइड होगा। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि कुछ बच्चे सोच सकते हैं, कुछ बिगिनर सोच सकते हैं कि रिटर्न टाइप वेक्टर स्ट्रिंग क्यों नहीं हुआ रिकर्सिव फंक्शन का, क्योंकि हमें मेन फंक्शन में तो यही मांगा है कि ऑल पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन रिटर्न कर दो। तो जो ये रिकर्सिव फंक्शन है, जब ये अपने छोटे सब फंक्शन को कॉल करेगा, तो अगर इसका रिटर्न टाइप वेक्टर वेक्टर स्ट्रिंग होगा, तो इसका सब फंक्शन को वेक्टर वेक्टर स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। देन जो उसका बड़ा रिकर्सिव फंक्शन होगा में, वो वो अपने पैरेंट को वेक्टर वेक्टर स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। बट क्या हम जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो हमको वेक्टर और वेक्टर स्ट्रिंग की जरूरत है? नहीं, हमें तो सिर्फ जो बोर्ड है उसको अपडेट करते जाना हर रिकर्जन में। हमें वेक्टर और वेक्टर स्ट्रिंग हर बार एक नया बनाने की जरूरत नहीं है, और वो रिटर्न नहीं हो रहा, बल्कि हमें जो पुराना बना हुआ वेक्टर वेक्टर स्ट्रिंग है उसको बस अपडेट करना है। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक प्रो टिप मैं ये देना चाहूंगा कि नॉन प्रिमिटिव मोस्टली रिकर्सिव फंक्शन का रिटर्न टाइप नहीं होता है।
नॉट हैपेंस, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं। तो हमने अब कोड लिख लेते हैं, क्योंकि अब हमने काफी क्लियर है और हम काफी आगे जा चुके हैं। तो हमारा रिटर्न टाइप हो गया वॉइड, ये हो गया सॉल्व, हमें मिल गया एक रो इंडेक्स एंड बोर्ड जिस पे हमें अपडेट करना है, और फिर इसको अपडेट करके एक आंसर में स्टोर करना पड़ेगा, तो हमें एक आंसर भी पास कराना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि हमें कह रहा है हर एक रो के लिए, हमने बोला ना हर एक, फॉर ईच रो मूव टू ईच कॉलम j equals to 0 to j less than n j plus plus, यहाँ पे अब उसके बाद हमने क्या करना है, चेक करना है, चेक। तो यहाँ पे चेक फंक्शन लगा देते हैं, चेक फंक्शन, क्योंकि आई लेगा, जे लेगा और बोर्ड लेगा, और ये क्या करेगा, ये चेक करके बताएगा कि वहां पे हम क्वीन प्लेस कर सकते हैं कि नहीं। अगर ये फंक्शन ने ट्रू रिटर्न कर दिया, तो सिंपली क्या करना है, बोर्ड ऑफ आई जे को हम अपडेट कर देना है, और नेक्स्ट रो के लिए रिकर्जन कॉल कर लेनी है। अब इसके बाद एक बैक ट्रैकिंग स्टेप हमें लिखना पड़ता है इन केस ऑफ बैक ट्रैकिंग। ये बैक ट्रैकिंग स्टेप होता है, तो हमें बैक ट्रैकिंग से इतना डरना नहीं चाहिए। ये कोई, इसमें एक बैक ट्रैकिंग स्टेप इसके नीचे लिख देते हैं और ये बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम बन जाती है। तो आई नो ये बड़ा, मुझे तो काफी ज्यादा ये नाम अजीब लगता है बैक ट्रैकिंग, क्योंकि ये बहुत ही अपने आप में लगता है कि पता नहीं क्या होगा, बट इतना भी कुछ नहीं है। तो अब हमने कर लिया, और अगर चेक फॉल्स आएगा तो फिर क्या होगा, तो ठीक है, ये अपने नेक्स्ट कॉलम पे चला जाएगा। तो हमने बैक ट्रैकिंग भी कर लिया। अब हमें नेक्स्ट कॉलम और बोर्ड अपडेट नेक्स्ट रो सेल पे चले गए, तो हो चुका। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा स्टेप हो गया, व्हाट हमने डिफाइन कर लिया, हाउ हमने कर लिया फ्लो चार्ट बना के, नंबर और आर्गुमेंट रिटर्न टाइप हो चुका। अब हमारा रिकर्सिव कॉल एंड बैक ट्रैकिंग स्टेप भी हो चुका। कैलकुलेशन टू फाइंड आंसर, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपडेट करना है बोर्ड को, तो ये भी हो चुका। बस एक बेस केस लिखनी है, बेस केस लिखनी है कि जब हम रो को एक के बाद एक आगे जा रहे हैं, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा हुआ है कि रो विल बी इक्वल्स टू एन, माने कि हम लास्ट रो भी खत्म कर चुकेंगे, ठीक है। जब लास्ट रो हम खत्म कर चुकेंगे तो हमारे पास एक आंसर मिल जाएगा, तो आंसर डॉट पुश बैक, इसके अंदर हम सिंपल क्या कर लेंगे, बोर्ड को पुश कर लेंगे, और फिर हम रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी हम रिटर्न, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे एंड परसेंट आएगा, क्योंकि हम सेम बोर्ड को अपडेट करना चाहेंगे, और जो लास्ट में बोर्ड बनेगी उस बोर्ड को हम आंसर्स में अपडेट करना चाहेंगे, तो हम दोनों में एंड परसेंट लगा लेंगे। और बस, अब हमें थोड़ा चेक फंक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा कि चेक कैसे करेगा। ये 5 क्रॉस 5 का हो गया, अगर हम क्वीन को यहाँ बीच में रखते, ये पूरा इस रो को ले लेगा, इस कॉलम को भी कवर कर लेगा, इस डायगोनल को भी फिल कर देगा, और इसको भी फिल कर देगा। तो कौन कौन से स्टेप्स, सेम रो, दो क्वीन नहीं होनी चाहिए, सेम कॉलम, दो क्वीन नहीं होनी चाहिए, सेम डायगोनल, दो क्वीन नहीं होनी चाहिए, प्राइमरी डायगोनल, एंड इसे इसे प्राइमरी डायगोनल कहते हैं और इसे नॉन प्राइमरी कहते हैं, सेम नॉन प्राइमरी डायगोनल पे भी दो क्वीन नहीं होनी चाहिए। अब इसका थोड़ा इम्प्रूव करके मैं आपको दिखाऊं, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें।
तो एक और चीज, अगर हम क्वीन को यहाँ प्लेस करना चाहते हैं तो हमें सिंपली इसके ऊपर वाली का ही देखने की जरूरत है। अगर हम क्वीन यहाँ प्लेस करना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई क्वीन तो नहीं है, यहाँ पे कोई क्वीन तो नहीं है, यहाँ पे कोई क्वीन तो नहीं है, एंड यहाँ पे कोई क्वीन तो नहीं है। इसके लोअर पार्ट में हमें चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम रो वाइज कर रहे हैं ना। तो हमेशा नीचे वाली रो से पहले ऊपर वाले रोज के क्वींस फिल हो चुके होंगे, ऊपर वाले रोज में क्वींस फिल होंगे, नीचे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम चेक फंक्शन लिख लेते हैं। तो चेक फंक्शन का रिटर्न टाइप बूल चेक, क्या क्या हमें मिल रहा है, आई जे एंड बोर्ड, ठीक है। और हमें करना क्या है कि हमें पहले तो सारे रो के लिए चेक कर लेना। तो एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स लेस देन एन, एक्स प्लस प्लस, यहाँ पे चेक कर लो इफ बोर्ड ऑफ एक्स कॉमा जे, कहीं से भी क्यू प्रेजेंट नहीं होना चाहिए सेम रो में, रिटर्न फॉल्स। सिमिलरली ये हो गया, कॉलम के लिए देख लेते हैं। इफ बोर्ड ऑफ आई कॉमा वाई रिटर्न फॉल्स। अब एक बार प्राइमरी डायगोनल के लिए देख लेते हैं। तो प्राइमरी डायगोनल इक्वल टू जीरो, प्राइमरी डायगोनल लेस देन min ऑफ आई कॉमा जे। देखो बेसिकली मैं चाह क्या रहा हूं कि मुझे अगर यहाँ पे क्वीन प्रेजेंट है तो इस इंडेक्स पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -1 -1, और इस इंडेक्स में जाने के लिए क्या करना, -2 -2। तो हमें प्राइमरी डायगोनल पे जाना ना। तो हमने क्या किया कि बोर्ड ऑफ आई माइनस प्राइमरी डायगोनल और जे माइनस प्राइमरी डायगोनल, अगर ये क्यू के बराबर है तो रिटर्न फॉल्स, है ना। और सिमिलरली अब नॉन प्राइमरी डायगोनल के देखना पड़ेगा। तो अगर हम इधर हैं तो हमें इधर जाना है, ठीक है। तो एक इसी तरह से डायगोनल लिख लेते हैं उसे, वन डायगोनल विल बी, अभी कंडीशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या कंडीशन लिखूंगा मैं। डायगोनल प्लस प्लस, हमें करना क्या, बेसिकली हमें मूव ऐसे करनी है ना। तो यहाँ का क्या होगा, अगर यहाँ का पॉइंट आई जे है तो यहाँ का पॉइंट होगा आई आई -1 और जे +1। यहाँ पे क्या होगा, आई -2 जे +2, है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बोर्ड ऑफ आई -d जे +d इक्वल टू क्यू, इफ करके रिटर्न फॉल्स। अब तुम ये देखो कि आई -d क्या होना चाहिए, आई -d मस्ट बी पॉजिटिव, है ना। आई नो कि तुमने ये चीज नहीं जानते होगे, या क्या पता कुछ बच्चे जानते होंगे। यहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशन भी लिख सकते हैं, एंड जे प्लस डी मस्ट बी लेस देन एन, सिंपल, कि आई -d पॉजिटिव होना चाहिए और जे प्लस डी लेस देन एन होना चाहिए। अब इसका मुझे पता, हम ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म भी लिख सकते हैं, बट नहीं, मेरा सिर्फ गोल आपको लॉजिक बिल्डिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे है। ऑप्टिमाइजेशन आप खुद से करते रहिएगा, बहुत कोड मिल जाएंगे आपको लीड कोड पे, और भी वीडियोस हैं जो ऑप्टिमाइजेशन सिखाते हैं। मेरा सिर्फ पर्पस आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का है। तो मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो तरीका डायरेक्टली ब्रेन में आया आपके, वो चीज सिखाना चाहता हूँ। तो अगर सब कुछ चेक करने के बाद भी कुछ नहीं मिला तो फिर भाई ट्रू रिटर्न कर लेंगे हम, और इसी के साथ हमारा कोड खत्म हो जाता है।
हैप्पी कोडिंग फ्रेंड्स। प्रॉब्लम लेंदी था मुझे पता है, लेकिन प्रॉब्लम टफ नहीं था। तो मिलते हैं अगले अगले कोडिंग चैलेंज में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।